नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। शुरुआत करते हैं। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। असम में कुल 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यानी 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 296 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इन तीनों क्षेत्रों में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। असम और केरल की कई सीटें हाई प्रोफाइल मानी जाती हैं, जहां बड़े नेताओं की साख दांव पर है। तो असम की दिसपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, नगांव, सिलचर और धुबरी सीटें राज्य के लिए अहम हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम, नेमोम, पल्लकड़, त्रिशूर, मंजेश्वरम और कोझिकोड नॉर्थ सीटें राज्य की हॉट सीटों में शामिल हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। आंकड़ों के अनुसार मतदान प्रतिशत असम में 17.87%, केरल में 16.23%, पुडुचेरी में 17.41% रहा। प्रारंभिक रुझानों में असम सबसे आगे नजर आ रहा है, जबकि केरल और पुडुचेरी में भी मतदान लगातार बढ़ रहा है। तो चुनाव अधिकारियों का कहना है कि दिन के बढ़ते के साथ ही मतदान प्रतिशत में भी तेजी आने की उम्मीद है और दोपहर के समय वोटिंग अपने चरम पर पहुंच सकती है। बड़े शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी उत्साहजनक है। इस बार के चुनाव में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी अधिक दिखाई दे रही है। चुनाव अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मतदान केंद्रों पर सतर्क हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस मतदान से असम, केरल और पुडुचेरी की राजनीतिक दिशा तय होगी। हाई प्रोफाइल सीटों पर किस पार्टी की स्थिति मजबूत है, यह आज के मतदान परिणामों पर निर्भर करेगा। तो असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान लगातार जारी है। कुल 296 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो मतदान के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाई प्रोफाइल सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है। तो हॉट सीटों पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो असम की बात करें, दिसपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, नगांव, सिलचर और धुबरी सीटें राज्य के लिए काफी अहम मानी जाती हैं और इन सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो कुल 296 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, असम, केरल और पुडुचेरी में लगातार मतदान की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों की बात करें तो जो अपेक्षा की गई थी उतना नहीं, लेकिन फिर भी इस बार युवाओं और महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और चुनाव की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं अब तक? देखिए साहिल, अभी तक का जो वोटिंग का जो प्रतिशत रहा है वो उतना मेल नहीं खा रहा है जो पिछली बार चुनाव हुआ था। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे जो इलेक्शन कमीशन की बूथ से जो खबरें आ रही हैं, उससे लग रहा है धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें आपने सही कहा, जितनी महिलाएं हैं वहां की जितनी वोटर महिलाएं वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। क्योंकि बीते जब चुनाव में हमने हरियाणा हो गया या फिर बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया या और भी जितने हाल के वर्षों में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पे जो महिलाओं की संख्या रही है उसी की कड़ी में मुझे लग रहा आसाम, पुडुचेरी और आज केरल में जो तीनों राज्यों में हो रहा, महिला ही आगे ज्यादा दिखाई दे रही है। आप कोई बूथ उठा के देखिएगा, किसी बूथ पे अगर अपने कोई भी अगर वहां से अगर वीडियो आ रहा है या कोई देख रहा है तो उसमें यही दिखाई दे रहा है कि महिलाएं ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। पुरुष सुबह ज्यादा है थे, इस समय महिलाएं ज्यादा है। अब शाम का जो समय होगा 5 बजे के जब तक वोटिंग होगी तब तक देखा जाएगा कि महिलाएं ज्यादा, पुरुष ज्यादा है। ये तो बात हो गई वोटिंग की। अब हम कोई भी चुनाव होता है उसको तुलना करते हैं पिछले चुनाव से
कि जी। पिछले चुनाव में वोटिंग कितनी रही थी और इस बार चुनाव में वोटिंग कितनी रही है, ये तो जब शाम को चुनाव पूरा हो जाएगा, वोटिंग पूरी हो जाएगी, तभी ये पता चल पाएगा। लेकिन मोटी मोटी दो चार बातें यहाँ से सामने निकल के आ रही हैं। क्या इन तीनों राज्यों में मौजूदा जो सरकार है वो यथावत रहेगी या कुछ बदलाव होगा? अब यहाँ पे अगर आसाम में बहुत ज्यादा वोटिंग होती, उत्साह जो ज्यादा लोगों को होता, तो इस समय हम लोग ये आकलन लगा सकते थे कि नहीं, वहां की जो जनता है बदलाव चाहती है, विकास जितना हुआ या जितना डेवलपमेंट का और सारे कार्य, उससे जनता खुश नहीं है। तो मध्यम एक संतुलित और एक सदा हुआ जो वोटिंग प्रतिशत इस समय आ रहा है, तो उसे भी अनुमान भी नहीं लगा सकते कि पक्ष के पक्ष में जा रहा है, विपक्ष के पक्ष में जा रहा है, ये कहना मुश्किल हो जाएगा। और रही बात केरल में जो सरकार है मौजूदा, तो वहां लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। और फिर आ जाते हैं पौडीचेरी में 3 सीटें हैं यहाँ पे, और वहां की जो आबो हवा रहती है और जो वहां राजनीतिक जो सरगर्मियां रहती है वो सीधे सेंट्रल से अटैच रहती है। जहां जिसकी सेंट्रल में हुकूमत रहती है उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। अब इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आसाम है, वो चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में इस बार हम लोग हैट्रिक करें, और हैट्रिक करने के बाद में हम जनता को ये मैसेज दें कि देखिए हमारी सरकार अच्छे से चली है, पहला टर्म बढ़िया हमने बिताया, दूसरा टर्म भी हमने बिताया और तीसरे में भी हम लोग आ गए। आसाम की जो भौगोलिक स्थिति है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा यहाँ घुसपैठिया ज्यादा आते हैं, बांग्लादेशी लोग आते हैं, म्यांमार से भी लोग आ जाते हैं, उनको हम खदेड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बीते 10 सालों में हो नहीं पाया, और वही सारे मुद्दे को लेकर अमित शाह जी ने फिर वही बात दोहराई जो उन्होंने 2014 में कही थी, और फिर 2016 में गई थी, फिर चुनाव में गई थी। उन्होंने कहा था इस बार अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम सारे के सारे घुसपैठियों को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन अब उनसे विपक्ष फिर ये बात पूछता है कि भाई 10 सालों से भी आपकी सरकार है, कांग्रेस की तो रही नहीं है या किसी और दल की रही हो, तो इतना जब टाइम आपको मिला तो इतने टाइम में आपकी ये योजना पूरी क्यों नहीं हो पाई? तो इसका जवाब मुझे लगता है जनता मांग रही है। आप कैसे मांग रही है वो तो 4 मई को जब पिटारा खुलेगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसी में पता चलेगा। लेकिन यहाँ शायद ही एक बड़ा मंथन का मुद्दा यहाँ पे आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से तैयारी कर रहा है जी, पानी की तरह पैसे बाहर आए, वो प्रचार में पैसे बाहर आए, लेकिन बावजूद भी जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, वो उतना ही रह पाता है, ज्यादा 55 चला गया, 60 चला गया। लेकिन एक्सपेक्टेशन जितनी भी रहती है वो ये रहती है कि 75% से ऊपर कम से कम जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ मुझे सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन की खामियां, विफलता लगती है कि वो चुनाव दर चुनाव उनका वोटिंग प्रतिशत घट रहा है, वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की क्योंकि अपेक्षा जताई जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह अपील की और लगातार लोगों से वो हर चुनाव में ही अपील करते हुए नजर आते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। और क्योंकि एक एक वोट जो है वो प्रदेश की कायाकल्प करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि सरकार बनती और बिगड़ती है उससे। अगर हम असम की बात करें तो कई हॉट सीट है, दिसपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, नगांव, सिलचर और धुबरी की अगर हम बात करें तो ये वो हॉट सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन असम का जो चुनावी माहौल है वो काफी ज्यादा बदलता हुआ भी हमने देखा है हाल फिलहाल के कुछ दिनों में, और उसका असर चुनाव पर कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। क्या लगता है सर? तो बिल्कुल सही कहा, चुनाव का असर भी पड़ेगा, बदलाव की जिस तरीके से किरणें बह रही हैं वो भी सामने दिखाई देता है। लेकिन अभी इतनी जल्दी आकलन करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि 4 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मोटा मोटा जो अनुमान है वो हम 5 बजे के बाद लगा सकते हैं, जब वोटिंग हो जाएगी, सारे के सारे हो जाएंगे। तो और दूसरी बात आपने कही कि जो बड़ी हॉट सीट है और जो बड़ी वीआईपी जो सीटें हैं उस पर सबकी नजर है। लेकिन नजर इस बार इसलिए भी है, हेमंता विश्व शर्मा की जो सीट है उसमें भी सामने जो अपोजिशन का जो कैंडिडेट है वो भी मजबूत स्थिति में है, और वहां पे दोनों तरफ से बड़े नेताओं की रैलियां हुई है, चुनाव प्रचार किया गया है, देख तो ये हो जाता। दूसरा ये है जो इस समय एम चुनाव के वक्त जो मुद्दा सामने पवन खेड़ा ने उठाया, उस मुद्दे के बाद तो स्थितियां पूरी तरीके से बदल गई है। क्योंकि आप
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देख लो, और इवन मुख्यमंत्री की आप लैंग्वेज, भाषा और उनकी शब्दावली का अगर आप कहो तो मुझे लगता है कोई भी सब समाज का व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा, देखिए आप अगर सत्ता में रहो या ना रहो, पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, क्रिटिसाइज जब आपको कोई करता है उसको सहन करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर सामने वाला गाली दे रहा तो आप गाली नहीं दोगे, क्योंकि आपके पास पूरा तंत्र है, पुलिस आपकी है, सुरक्षा तंत्र आपका है। आप कोर्ट कचहरी जाइएगा, मानहानि का दावा दीजिएगा, अगर कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगा रहा है, दस्तावेज अगर झूठे पेश कर रहा है, तो कोर्ट का रास्ता आपके पास खुला हुआ है, तो बहुत आसानी से सारी व्यवस्थाएं आपके पास है। और ऐसे में आरोप लगाने वाले के व्यक्ति के ऊपर आप ऐसे अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल करोगे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करोगे, तो उससे आपकी छवि का और आपकी क्वालिटी खुद ही आइडेंटिफाई आप कर रहे हो कि आप कैसे हो। तो इस बात को लेकर अभी जितने बीच में जो अमिताभ शर्मा ने पवन खेड़ा के बारे में कहा, तो मुझे लगता है उनकी बातों का स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी नहीं ले रहे कि नहीं, इस तरीके की गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उठाने वाली है, और क्योंकि जो तस्वीर जो सामने निकल के आई है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी अभी भी देख रही है। क्योंकि दो तीन चीजें इसमें और स्पष्ट हो जाती हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बना पाएगी, क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की 126 सीटों पर तैयारियां बढ़िया हैं, क्योंकि बीच में ये भी हुआ कि जितने भी कैंडिडेट इन्होंने उतारे गए हैं उससे स्थानीय लोग परेशान है, स्थानीय लोगों की नाखुशी है कि जो कैंडिडेट हमारा होना चाहिए वो कैंडिडेट इन्होंने उतारा नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये है जो डेवलपमेंट के काम इन्होंने पहली सरकार में, पहले ट्रम्प की सरकार में इन्होंने जो घोषणाएं की थी वो पूरे नहीं हो पाए। जब दूसरी बार इनका ट्रम्प आया, दूसरी बार सरकार बनाई है, तो पिछले में घोषणा जो पत्र में उन्होंने अंकित किए थे वो सारी दूसरे में डाल दिए गए। और फिर ये होता है कि पहली और दूसरे बार में जो समझौते जो इन्होंने घोषणा की थी उसका भी पूरा खाका बन नहीं पाया, वो सारी की सारी योजना जितनी उसकी अमली जामा ये लोग नहीं पहना पाए। अब तीसरे टर्म में सरकार बनाने के लिए जनता इनको मौका देती है या नहीं देती है, इनको आने वाला समय आएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है बॉर्डर की सुरक्षा। बॉर्डर की सुरक्षा को लेके जो बयानबाजी बड़े नेताओं की हुई है, अमित शाह जी के बयान की अगर बात करें तो पहले क्रम में भी वही बयान था, दूसरी जब पार्टी सरकार की आई थी तब भी वही बयान था, और इवन इस बार भी उन्होंने चांदीपुर में वही बात कह दी जो पिछले पहले दूसरे के बारे में बोलते हैं कि हम घुसपैठियों को भगाएंगे, घुसपैठियों को चिन्हित करके उनको यहाँ से बेदखल करेंगे। तो देखो ये जनता भी समझती है, क्योंकि जनता आज की डेट में राजनीतिक तौर पर बड़ी जानकार हो गई है। ये ऐसा नहीं है कि वो जनता बहुत नासमझ है, सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, वो अच्छे से एनालिसिस करती है और अच्छे से ये जानती है कि सरकार कौन है, कौन सी उनकी कैसी है और कौन उनके लिए जो घोषणाएं जारी कर रहे हैं क्या वो पूरी कर पाती नहीं कर पाती। ये तीन जो मुद्दे हैं वो तीनों फैक्टर इस बार चुनाव में मुझे लग रहा है जनता देख भाल के ही वोट करेगी। बिल्कुल। और असम की बात हमने यहां पर की, लेकिन केरल को भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि केरल की अगर हम बात करें तो कांटे का मुकाबला इस बार माना जा रहा है। जिस तरीके से कुछ सीटों का अगर मैं जिक्र करूं, तिरुवनंतपुरम की बात करें, नेमोम की बात करें, पल्लक्कड़ की बात करें, त्रिशूर की बात करें, मंजेश्वरम और कोझिकोड नॉर्थ की अगर हम बात करें, तो ये हॉट सीटें हैं और यहां पर मुकाबला इस बार बेहद कड़ा माना जा रहा है। देखिए ये मुझे लगता है यहाँ फिर भी ज्यादा 140 सीटें हैं, लगभग 890 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ की बिल्कुल आपने कहा, यहाँ की जो सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो वो बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कहती रही है हमारा कमल किसी भी तरीके से केरल में खिले। इसको लेके उन्होंने शशि थरूर के ऊपर डोरे डाले, एंड टाइम पे केरल को केरलम कर दिया गया। हालांकि ये ऐसे मुद्दे हैं साहिल जो मुझे लग रहा है बेरोजगारी और रोजगार, महंगाई से कोई वास्ता नहीं रखते। जनता चाहती है अगर महंगाई है तो महंगाई का आप छोड़ दो, महंगाई खत्म कैसे उसकी आप उसको डायग्नोस आपको करना पड़ेगा। उसको लेके मुझे लग रहा है सरकार नहीं कर पाई है।
मौजूदा सरकार, उससे भी जनता परेशान है। और क्या ये जो गठबंधन, एनडीए का गठबंधन वहां पे है, वहां स्थानीय पार्टियों के साथ में बीजेपी गठबंधन करके चल रही है, क्या उनके ऊपर विश्वास इस बार जताती है? क्योंकि यहाँ पे भी देखने वाली बात आ जाती है। और यहाँ एक सबसे बड़ा फैक्टर है स्थानीय लोगों का। उनका ये कहना है कि हमारी जो बोली भाषा है इसके ऊपर बाहरी लोगों का कब्जा होता जा रहा है। हिंदी भाषी वालों को हमेशा वो गैर नजरों से देखते हैं, ये जाहिर है, कोई इसमें छिपा नहीं सकता है। वो चाहते हैं कि हमारी स्थानीय भाषा को तवज्जो दिया जाए और यहाँ पे कर, कारखाने, औद्योगिक जितनी भी चीजें हैं उनमें जो भागीदारी है, वो जो पार्टिसिपेशन, वो यही के लोगों की जो है, उसमें बिहार के लोग ना आए, यूपी के लोग ना आए, बाहर के कोई लोग आने नहीं चाहिए। तो इस तरीके की मांगें उठती है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की मांगों को उठाना, मैं कभी पक्षधर नहीं रहा हूं। पूरा देश हमारा है, कोई कहीं पे भी रोजी रोटी के लिए जा सकता है। बोली भाषा जुबान के नाम पे अगर कोई सीएम या बागी जनता अगर उनको नकारे तो मुझे लग रहा है ये अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है, उसकी कई सारी वजह यहां पर है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जहां जहां पे वो थोड़े कमजोर पड़ते हैं, वहां पर उनके सीनियर लीडर्स जो हैं वो लगातार रैलियां करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, तो लगातार हमने देखा कि वो अपने विपक्षियों का रिपोर्ट कार्ड भी यहां जनता के सामने रख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी उपलब्धियां भी जनता को गिना रहे हैं। और इस बार लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि कई जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि इन जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसको लेकर पूरी मेहनत इस बार भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं इसमें कोई नहीं। अब आप देखिएगा ना, गृह मंत्री पिछले 2 दिन से 15 दिनों के लिए उन्होंने दिल्ली ही छोड़ दी है। जी, मंत्रालय कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, राम जाने, लेकिन वो 15 दिनों के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल में डेरा डाल दिया है। कल जैसे चुनाव प्रचार खत्म हुआ, उससे पहले के 2 दिन तक वो आसाम के चुनाव में रैली में गए, पुडुचेरी की रैली में भी गए, केरला में भी गए, अब वो बंगाल नहीं छोड़ेंगे। तो इससे शायद आप अनुमान लगा सकते हो, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ उनकी कैडर के लिए बल्कि मोदी शाह की जोड़ी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। पुडुचेरी का भी चुनाव हो रहा है। अब इसमें इसका मैंने पहले भी कहा, सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है। भाई यहाँ जनता ही कितनी है, 9,44,000 लोगों की यहाँ जनसंख्या है और यहाँ 3 सीटें हैं जुमा जुमा, और 5 सीटें तो पहले रिजर्व कर दी जाती हैं। 16 सीटें चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहाँ सरकार वही बनाता है जो जिसकी केंद्र से वो अच्छी पड़ती हो, जिसकी केंद्र में सरकार बनती हो। तो ये सब चीजें वहां चलती रहती हैं। लेकिन सबसे जो पहला मुझे लग रहा दिमाग और फोकस जो निगाह है वो आसाम के चुनाव पे है कि आसाम को किसी तरीके से हम तीसरा टर्म अपने हाथ में लाएंगे, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत कुछ बदलाव करे आसाम में। हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी पार्टी से आए हैं, खाटी के कांग्रेसी रहे हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी राजनीतिक कूच करती है तो पहले वो देखती है कि दमखम किसके अंदर कितना है। तो उन्होंने जब शर्मा के अंदर ये सब चीजें देखी तो उनको प्रलोभन दिया, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप आए, उनको सब खत्म करा, उनको कहा, उनके साथ डील हुई कि आप अपना कैडर लेके, आप अपने लोगों को लेके आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करो और चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और आपको हम सीएम बनाएंगे। और वो वादा हुआ पूरा, उनको सीएम बनाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने ये कलह अंदर हो रहा है कि भाई बाहरी व्यक्ति को एक प्रदेश की 3 बार आप लोग कैसे सौंप सकते हो, 3 बार सीएम आप कैसे बना सकते हो। तो ये बात मुझे लगता है हिमंता जी बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है तो हिमंता उसमें हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कि सिंगल हैंडली में इस पे कुछ करूं। खुदा न खास्ता अगर केंद्र से हाथ खींच लेती है पूरे मामले से, और प्रधानमंत्री भी अगर हाथ खींच लेते हैं, एचएम भी हाथ खींच लेते हैं, तो फिर हिमंता शर्मा के साथ में वही होगा भविष्य में जो राहुल गांधी अपनी रैली में बोल चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है उनका जो राजनीतिक कैरियर है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना बहुत आसानी हो जाएगा। फिर चुनावों पे आते हैं, क्योंकि चुनाव जब जीत हो जाती है, साहिल वो कहते हैं ना, जो जीता भाई सिकंदर,
जी। चुनाव में अगर जनता अगर बढ़िया वोटों के साथ में और बढ़िया सीटों के साथ में आते हैं तो वो इस दावेदारी को और मजबूत कर देंगे कि ये चुनाव मेरे नेतृत्व में जीता गया है और इतनी सीटें मेरे फिक्स आई हैं। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये भी वाली बात है। और दूसरी बात है, केरल में जिस तरीके से उथल पुथल हो रहा है, केरल का नाम चेंज करके केरल नाम करा जा रहा है, और उसका प्रभाव चुनाव परिणाम में कितना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बदलाव की जो मुझे लग रहा है वहां पे स्थिति और बिहार जो है वो बढ़ने लगी। बिल्कुल। और रमेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है जो सबके जहन में है, पिछले कुछ सालों से अगर हम चुनावों की बात करें तो लगातार हमने देखा है कि चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और बार बार चुनावों की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। और इस बार तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ भी जिस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाया गया था, जिस तरीके से लोकसभा में उनको लेकर जो चर्चा हुई, उन तमाम चर्चाओं को हमने सुना और देखा। उसके बाद इस तरह से जब ये चुनाव हो रहे हैं तो इसकी पारदर्शिता को लेकर जनता के बीच में किस तरीके का संदेश जा रहा होगा? नहीं, जनता के बीच में संदेश तो गलत गया है। पार्लियामेंट में जिसके खिलाफ 100 मोशन एविडेंस के साथ में दस्तावेज जारी किए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है, और 193 जितने लोकसभा राज्यसभा सांसद मिला के 193 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पे मोहर लगाई हो और वो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाती है, लोकसभा सदस्य के पास जाती है, बावजूद इस पर कोई फैसला नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव को रद्दी में डाल दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की चीजें शायद ही हमने पहली बार देखी है। अगर किसी बड़े नेता के खिलाफ और जो संवैधानिक पद पर बैठा हो उसके खिलाफ अगर पूरा विपक्ष लामबंद होकर ये कहे कि इनको सीट से हटा दो, बावजूद भी अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो उसमें बस एक ही कारण समझ में आता है कि सामने वाला सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति उनके अनुकूल है, उनके मुताबिक काम कर रहा है, उनके लिए मुफीद है। तो इसलिए ये सब चीजें जब जाहिर हो गई है कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ दाल बतला है। और दूसरा, उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन में परसों एक ट्वीट आया जो सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रहा है, जिसकी आलोचना मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति कर रहा है। वो ये है, उन्होंने टीएमसी को डराते हुए, चेतावनी देते हुए ये कहा है कि इस बार आपकी गड़बड़ियां नहीं चलेंगी और इस बार स्वच्छ पारदर्शी चुनाव होंगे। तो इस तरीके से अगर कोई एक राजनीतिक पार्टी में अगर कोई इलेक्शन कमीशन भाषा बोलने लगता है तो फिर सबको समझ में आता है कि इनका झुकाव, रुझान किस तरफ है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, उनकी कार्यशैली के जिस तरीके से प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये मुझे लगता है चुनावी प्रक्रिया के लिए कहीं से कहीं तक सही नहीं है। बिल्कुल। और रमेश जी, जिस तरीके से अभी तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग किस का जो प्रतिशत है वो कितना निकलकर सामने आता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए रमेश जी आपका बहुत शुक्रिया। असम, केरल और पुडुचेरी में लगातार मतदान की जो प्रक्रिया है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशत से ये जाहिर हो जाएगा कि इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है वो पिछली बार के मुकाबले कितना रहा है, ये प्रतिशत बढ़ा है या घटा है, ये भी कुछ समय बाद क्लियर हो जाएगा। फिलहाल लगातार मतदान की प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।